साथियों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं नानू गढ़वाल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और हम जो रीट और आरटेट में गत वर्ष जो पेपरों में क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन कर रहे थे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने कल ऊष्मा और सौरमंडल में जो इन टॉपिक में से जो गत वर्षों में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने कल क्वेश्चन किए थे और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और अब देखो हम हमारे पहले प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन क्या है? सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी में ताप का मापन किया जाता है। ठीक है ना, कौन सा प्रभाव? सीबेक प्रभाव पर। ठीक है, अब देखो तापमापी में मापन किया जाता है तो मापन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। ठीक है ना, देखो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक और भी है -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक और सी है -500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो पहले तो ये बताओ कि सीबेक प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है ना, सीबेक प्रभाव क्या होता है कि कोई धातु है, हम दो अलग अलग धातुओं के दो तार ले लेते हैं। ठीक है ना, अब उन तारों को क्या करते हैं, हम एक बंद परिपथ बना लेते हैं। ठीक है ना, दोनों तारों को हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब दोनों तारों को जोड़ने पर दो संधियां बनती है। अब दोनों संधियों पर एक संधि पर अधिक ताप लगा देते हैं और एक संधि पर कम ताप लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो वो सीबेक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसे सीबेक प्रभाव से जो तापमापी होता है, जो मापन किया जाता है उसे ताप युग्म तापमापी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीबेक प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो सीबेक प्रभाव में इसका आंसर ए है। ठीक है ना, -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का ताप इसमें तापमापी युग्म में मापा जा सकता है सीबेक प्रभाव से। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार व क्षेत्रीय प्रसार व आयतन प्रसार गुणांक में क्या मतलब संबंध क्या है और उनका संबंध का अनुपात क्या है? 1:2:3, 1:4:8 और 2:3:4 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहा है? पदार्थ के रेखीय प्रसार, मतलब ये क्वेश्चन है ऊष्मीय प्रसार से। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार उसे कहते हैं कि जिस ऊष्मा दी जाती है तो उसमें प्रसार होता है, मतलब जैसे कोई छड़ है। ठीक है ना, अब छड़ ठोस है, ठोस का उसमें ये क्वेश्चन ठोस का प्रसार का है। अब यदि छड़ को गर्म किया जाता है तो छड़ की यदि लंबाई में वृद्धि होती है तो उसका रेखीय प्रसार होता है, और छड़ को यदि गर्म किया जाता है और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो वो क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है, और उसके आयतन में वृद्धि होती है वो आयतन प्रसार कहलाता है। ठीक है, अब देखो इन तीनों में ये संबंध पूछा है तो इसका संबंध 1:2:3 इसका आंसर ये होता है। अब तीनों में ये संबंध होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी में प्राय किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये किसकी बात कर रहा है? गैस तापमापी, मतलब ताप का मापन गैस से भी किया जाता है, द्रव से भी किया जाता है, ताप युग्म से भी किया जाता है, ये तापमापी है। ठीक है ना, अब देखो जो गैस तापमापी होती है ना उसमें कौन कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ऑप्शन पहला है आर्गन गैस का, दूसरा हाइड्रोजन गैस का, तीसरा है नाइट्रोजन गैस का और चौथा है मतलब बी और सी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है बी व सी दोनों है, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। अब देखो क्या गैस तापमापी, अब देखो हाइड्रोजन गैस डाली जाती है ना तब अधिकतम ताप 500 डिग्री सेल्सियस तक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जब नाइट्रोजन गैस डाली जाती है तो अधिकतम ताप, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक हम ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी मतलब ऑप्शन से भी आ सकता है, ऑप्शन से प्रश्न बना के ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
जल का असामान्य प्रसार है, मतलब जल का असामान्य प्रसार, ठीक है। और पहला है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को जब गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर इसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है, ठीक है। तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इसका देखो आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है, जल का असामान्य प्रसार, ठीक है। असामान्य प्रसार का मतलब सब में ऐसा होता नहीं है, इसमें ही होता है केवल असामान्य प्रसार, ठीक है। तो सामान्य तो होता नहीं है। अब देखो इसका आंसर है बी, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को जब गर्म किया जाता है तो देखो इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। अब देखो आयतन घटेगा तो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो अपना आप उसका घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कब तक होता है, केवल 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, फिर इसका आयतन बढ़ने लग जाता है, ठीक है। केवल 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसी कारण क्या सर्दियों में जो ये असामान्य प्रसार के कारण है ना, सर्दियों में समुद्र में पानी जम जाता है, फिर भी मछलियां जिंदी रहती है, यही कारण है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप हो जाएगा, कमरे का ताप क्या हो जाएगा, कम। ये किसकी बात कर रहा है, कमरे की ताप की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये याद रखना ताप, ठीक है। कमरे का ताप कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या न तो कम होगा न बढ़ेगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, फ्रिज का दरवाजा खोलने पर। अब यदि देखो सामान्यतः देखा जाए तो हम यही सोचेंगे कि कोई कमरे में फ्रिज रखा है तो फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज ठंडा हो रहा है तो वो ठंडे फ्रिज में से निकल के कमरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसमें जब हम फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं ना तो कमरा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि फ्रिज का दरवाजा खोलने में कमरे का ताप कम नहीं होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भाप से हाथ अधिक जलता है, ठीक है, अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। देखो देखा जाए तो उबलता हुआ जल है, उसमें आप हाथ डालो, और यदि कोई भाप आ रही है, जैसे प्रेशर कुकर है, कुकर में जब सीटी बजती है तो उसमें भाप निकलती है, वहाँ हाथ डालना, वो अधिक जलता है। वो अधिक जलने का कारण क्या है, ठीक है ना। देखो भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, या भाप हल्का होता है, या भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, ठीक है। तो सामान्यतः इसको आंसर हमें पता है, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। लेकिन गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा उससे कहते हैं कि जब कोई एक पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका परिवर्तन होता है, अवस्था बदलती है, ठीक है। तो अवस्था बदलते समय उसका ताप निहित रहता है दोस्तों, ठीक है ना। ताप निहित रहने पर जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ताप तो निहित है तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। जैसे आप देखा जाए तो ये मतलब ठोस कोई बर्फ का टुकड़ा है। अब बर्फ का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा है, वो यदि पानी बनेगा तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे कहते हैं गलन गुप्त ऊष्मा। उसे क्या कहते हैं, वो गलन गुप्त ऊष्मा। और जब द्रव का वाष्प में बदलता है तो वाष्प में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऊष्मा हो रही है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता जाता है, ठीक है ना। ऊंचाई बढ़ेगी तो क्वथनांक क्यों घटेगा, इसका कारण क्या है दोस्तों। पहला है वायुदाब बढ़ने के कारण, दूसरा है वायुदाब घटने के कारण, तीसरा है गर्म करने की दर कम होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो आपको पता है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुदाब घटेगा, ठीक है। ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब घटेगा। अब देखो वायुदाब घटने के साथ साथ
ठीक है। वायुदाब घटेगा तो ऊंचाई पर आपको बताया तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। वायुदाब घटने के कारण ऑक्सीजन कम हो जाएगी और ऑक्सीजन कम होने के कारण वहां पर है ना खाना हम जल्दी नहीं पका सकते हैं, ठीक है ना। यही कारण होता है कि ऊंचाई बढ़ती है और वहां पर क्वथनांक घट जाता है, मतलब कोई चीज जल्दी नहीं उबलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी में नमक मिलाएंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ेगा हिमांक घटेगा, ठीक है। दूसरा है क्वथनांक घटेगा हिमांक बढ़ेगा, ठीक है, हिमांक। तीसरा है क्वथनांक भी बढ़ेगा और हिमांक भी बढ़ेगा। चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पानी में नमक मिलाएंगे, जब यदि हम पानी में नमक मिलाएंगे नहीं तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा पानी में नमक मिलाने, और उसका हिमांक यानी उसकी जमने की दर वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों, जो बर्फ होती है बर्फ, ठीक है, बर्फ के अंदर यदि हम नमक मिलाते हैं तो बर्फ के अंदर नमक मिलाने पर बर्फ -22 डिग्री सेल्सियस तक वो नहीं जमती है, ठीक है ना। उसका हिमांक बढ़ जाता है, मतलब पिघलती नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब आप आइसक्रीम खाते हो तो उस पर नमक लगा हुआ होता है, क्योंकि वो बर्फ में डाला हुआ होता है ताकि बर्फ का हिमांक बढ़ जाए, मतलब बर्फ जल्दी गले नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस ग्रह को बोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखो, कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना। कल मैंने कहा था कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है ना। सांझ का तारा या भोर का तारा, भोर यही है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। अब देखो, शुक्र ग्रह बुध के बाद पृथ्वी, मतलब बुध के बाद सूर्य के नजदीक ये तारा यही है, ठीक है ना, शुक्र। अब देखो, शुक्र तारा होता है ना, जो शुक्र तारा सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और ये शुक्र तारा पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। और शुक्र तारा को सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मस की बोतल में उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई। थर्मस की बोतल होती है, उसकी मतलब दीवार में कौन सी, अंदर दीवार होती है, उसमें कौन सी परत लगाई जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम पेंट, लैंड चूर्ण, या रजत, या पारे की परत, ठीक है। तो इसका आंसर है रजत। जो एल्यूमिनियम की परत, मतलब जो थर्मस की बोतल होती है, ठीक है, थर्मस की बोतल के अंदर जो परत होती है वो जिंक मतलब रजत की होती है, ठीक है। वो इसका कारण ये होता है कि उसमें हम कोई भी तरल पदार्थ यदि डाल देते हैं तो वो ठंडा नहीं हो, जैसे का तैसा वैसा ही रहता है, जैसा हमने डाला वैसा ही रहता है। उसका कारण क्या है कि उसमें उष्मा का आदान, वायुमंडल के साथ उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। किस कारण, इस रजत परत के कारण उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इस कारण उसमें तरल पदार्थ होता है, वो है जैसा है गर्म का गर्म ही रहता है, उसका कारण यही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, तारा एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो तारे होते हैं वो सूर्य ऊर्जा कहाँ से लाता है, ठीक है ना, उसका स्रोत क्या है, मतलब उसमें कौन सी क्रिया होती है। अब देखो, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। अब देखो, तारा और सूर्य दोनों में यही क्रिया होती है। देखो, इसमें होता है क्या है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कारण है ना, हाइड्रोजन के कारण उसमें मतलब हाइड्रोजन दो नाभिक जुड़ते हैं, नाभिक जुड़ के हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम का निर्माण करने पर जो क्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य ऊर्जा देता है, ठीक है। अब 1 सेकंड में हजारों पाउंड हाइड्रोजन का यूज करता है सूर्य,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, एडविन ने। ठीक है, तो इसका आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस को खगोलगी का जनक कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसी ने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो सूर्य केंद्र में होता है उसके चारों ओर चक्कर, और इससे पहले सभी पृथ्वी को केंद्र मान रहे थे और बाकी पृथ्वी की को केंद्र मान के सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ऐसा बता रहे थे। ठीक है, लेकिन कोपरनिकस ने ये बताया, इसलिए कोपरनिकस को खगोलगी का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे आज के क्वेश्चन हो गए। तो आपको हम ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना है, कमेंट करके हमें बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों आज ये ऊष्मा और सौरमंडल हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, बल, गति, ऊर्जा, ऊष्मा, सौरमंडल, और एक पहले टॉपिक कर लिया। 3 टॉपिक हमने कर लिया, प्रकाश और ध्वनि वाला। ठीक है, अब देखो कल मैं इसका वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वो टॉपिक लूंगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसमें से क्वेश्चन मतलब 4 पेपरों में 7-8 क्वेश्चन आए हुए थे। उसका कारण यह है कि हमारे शिक्षण वीडियोस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं साइंस में, उसमें 8-9 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बाकी टॉपिक के मतलब इन टॉपिक में इतने क्वेश्चन उठते हैं 1-2, लेकिन फिर भी आपको हम जो पहले आए हैं क्वेश्चन वो करवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए आपको हम ये बताते हैं कि आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब किस उन क्वेश्चनों के आधार पर कैसे आते हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पर पढ़े। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले दिन तो वो आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वापस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीसी एनसीईआरटी बुक में से और बाकी कहीं से वो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, कल मिलेंगे।